कुर्स्क डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज का बड़ा हमला हुआ है। कुर्स्क से खबर है, कुर्स्क के जाराजकारों पर यूक्रेन का हमला हुआ। पोक्रोवस्क को कब्जा मुक्त कराने की जंग। पोक्रोवस्क में रूसी सेना का काफिला भस्म किया गया। खार्किव में यूक्रेनी सेना का हवाई हमला हुआ। साल 2025 से शुरू हुए आज चौथा दिन है। बीते 48 घंटे से यूक्रेन के शहरों पर रूस ड्रोन हमले कर रहा है। दरअसल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का एक खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान को ट्रंप की शपथ से पहले अंजाम दिया जाना है। यूक्रेन पर हो रहे हमले उसी प्लान का एक हिस्सा है। इधर जेलेंस्की ने भी जो बाइडेन काल में पुतिन को परास्त करने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 3 लेयर की रणनीति को तैयार किया है। सवाल है कि क्या आने वाले 17 दिनों में रूस यूक्रेन की जंग सबसे भीषण रूप अख्तियार करने वाली है, और क्या यूरोप में एटमी संकट में फंसने वाला है पूरा यूरोप? आप देखिए इस रिपोर्ट में। तारीख 2 जनवरी, जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। जेलेंस्की अपने मंत्रियों और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। ये मीटिंग थी पुतिन का प्लान 20 जनवरी को लेकर, लेकिन अचानक यूक्रेन के कई शहरों में सायरन बज उठी। इससे पहले कि जेलेंस्की कुछ समझ पाते, यूक्रेन के शहर ड्रोन हमलों से दहलने लगे। रूस ने ब्रियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क से ड्रोन दागने शुरू कर दी। इन ड्रोन्स का टारगेट यूक्रेन के 10 शहर थे। देखते ही देखते यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चार्निहिव, चर्स्की, किरोवोह्राद, ओडेसा और माइकोलेव में ड्रोन धमाके देखे जाने लगे। ड्रोन हमलों से दहली राजधानी कीव। ये कीव की तस्वीरें हैं। दावा है कि हमले में 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ड्रोन हमलों से कई जगहों पर आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों में सुमी में भी भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों की चपेट में आने से कई इमारतें यहां धू-धू कर जलने लगी। ये वीडियो सुमी का है। देखा जा सकता है सुबह के वक्त भी घर की इमारत से धुआं उठ रहा है। रूस जहां एयर अटैक कर यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं उसकी ग्राउंड फोर्स भी जेलेंस्की के सैनिकों पर भीषण हमले कर रही। ये डोनेट्स्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 टैंक तबाह कर दिए। ये वीडियो डोनेट्स्क का है। देखिए कैसे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें खत्म कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। दावा है कि यह फाइटर जेट खेरसोन में तबाह कर दिया गया। नए साल की शुरुआत से ही रूसी सेना बेहद आक्रामक हो चुकी। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा रही। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है।
बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह हो गए, 6 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 15 हॉवित्जर तोप नष्ट कर दी गई। रूस ने यूक्रेन के 97 ड्रोन तबाह कर दिए, वहीं एक फाइटर जेट को भी राख कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के 2 हथियार डिपो और 13 आर्मी ट्रक भी तबाह कर दिए गए। साफ है, पुतिन सेना इस वक्त बेहद आक्रामक है, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का करीब आता वक्त, जिसमें अब सिर्फ 17 दिन शेष है। ऐसे में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे और कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। क्या है पुतिन का प्लान, वो भी आपको बताते हैं। पुतिन का पहला टारगेट ज़ापोरिज़िया है। 1 जनवरी को रूसी सेना ने संपूर्ण कुराखोव पर कब्जा कर लिया था। अब रूस की तैयारी यहां से ज़ापोरिज़िया कूच करने की है। दरअसल पुतिन सेना ने कुराखोव से ज़ापोरिज़िया जाने वाले N15 हाईवे पर कब्जा कर लिया है। अब हाईवे के रास्ते रूसी सैनिक ज़ापोरिज़िया पहुंचेंगे। रूस की कोशिश ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन सैनिकों को 2 तरफ से घेरने की है। पुतिन का दूसरा टारगेट निप्रो है और इसके लिए रूसी सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे की कोशिश में है, ताकि E50 इंटरनेशनल हाईवे पर कब्जा किया जा सके। यह हाईवे सीधा निप्रो शहर तक जाता है। अगर यहां पर कब्जा हुआ तो रूस के लिए निप्रो तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। पुतिन का तीसरा टारगेट खार्किव है और इसके लिए क्रामाटोर्स्क पर कब्जा जरूरी है। यहां से MO3 हाईवे गुजरता है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सेना खार्किव तक पहुंच सकती है। खार्किव के बाद पुतिन ने रूसी सेना को सूमी पहुंचने का आदेश दिया है। सूमी के रास्ते रूसी सैनिक सुजदा और कुर्स्क में दाखिल होंगे। यहां रूस की कोशिश कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को 2 तरफ से घेरने की है, ताकि 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को आजाद करवाया जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। इधर पुतिन ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने पुतिन के प्लान को फेल करने के लिए 3 लेयर की रणनीति तैयार की है, ताकि आगे बढ़ती रूसी सेना को रोका जा सके। नंबर 1, यूक्रेन में रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। नंबर 2, अहम शहरों की किलेबंदी की जाएगी। नंबर 3, रूस में सबोटाज हमले तेज किए जाएंगे। ज़ेलेंस्की की रणनीति के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी जमीन को दहलाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई शहरों पर सबोटाज हमले किए गए। ये तबीर का वीडियो है, जहां मिसाइल डिपो के पास मौजूद रेलवे ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, वहीं कई जगहों पर आग लगा दी। सोची में एक वेयरहाउस के पास आग लगा दी गई। दावा है कि यह वेयरहाउस रूसी सेना से जुड़ा था। लेनिनग्राद में एक कम्युनिकेशन टावर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास की फोन लाइनें ठप हो गई। यूक्रेन जहां रूस में सबोटाज हमले कर रहा है, वहीं जंग के मोर्चे पर रूस के अहम ठिकानों को तबाह कर रहा है। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना के रडार सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से इसे उड़ा दिया। रडार सेंटर के तबाह होने से रूस को $100 मिलियन का नुकसान होने का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुर्स्क में नेवल कमांड दफ्तर को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से कुर्स्क में रूसी सेना को भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इधर ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी सेना ने खार्किव के आसपास डिफेंस लाइन तैयार करनी शुरू कर दी है। दावा है कि यहां यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने के लिए जबरदस्त किलेबंदी कर रहा है।
यूक्रेन इज्यूम और बलक्लिया में किलेबंदी कर रहा है। यहाँ कटीले तार की फेंसिंग की जा रही है। इसके साथ ही ड्रैगन टीथ भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए नहर की तरह लंबे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। दरअसल रूसी सेना डोनेट्स्क से खार्किव की तरफ कूच करने की तैयारी में है। ये तैयारी उसे बीच में ही रोकने के लिए है। एक तरफ 2025 में रूस यूक्रेन की जंग और तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देशों को हथियारों की जबरदस्त सप्लाई शुरू हो चुकी है। दावा है कि रूस को ईरान कैस्पियन सागर से हथियार भेज रहा है। वहीं अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $2.5 बिलियन के हथियारों की बड़ी खेप मिलने वाली है। ईरान जहां रूस को फतेह 360 मिसाइलें भेज रहा है, वहीं अमेरिका की तरफ से अटैकम्स मिसाइलों का नया जखीरा मिलने वाला है। साफ है, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे रूस यूक्रेन की जंग और भड़कती जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में इतना बारूद बरस सकता है जितना शायद आज तक नहीं बरसा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, खैरसों से बड़ी खबर है। खैरसों में यूक्रेन का हवाई हमला हुआ। यूक्रेनी MiG-29 से बरसा हैमर बम। बमबारी में रूसी सेना का ठिकाना नष्ट हुआ है। रूस यूक्रेन का युद्ध में 20 जनवरी की तारीख एक ऐसी मियाद है जो किसी भी निर्णय के केंद्र में है। इस दिन ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और इसी दिन से दुनिया में खुले युद्ध के मोर्चे पर उनके फैसले अमल पर लाए जाएंगे। इसलिए पुतिन ने भी अपनी रणनीति के तहत युद्ध को विस्तार देने का प्लान बना लिया। यह विस्तार पूर्वी यूरोप की दिशा में होने वाला है और इस विस्तार के लिए लॉन्च पैड होगा ट्रांसनिस्ट्रिया। यहां से शुरू होने वाला पहला मिशन होगा मोल्डोवा पर रूसी ध्वज। आप देखिए रूस की रणनीति पर सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। 20 जनवरी की मियाद, उससे पहले बारूदी बरसात। पुतिन का ऐलान, यूरोप में बारूदी अभियान। जनवरी को ट्रंप से सत्तासीन होने से पहले पुतिन ने नए अभियान का आगाज कर दिया है। रूस के बारूदी मिशन की दिशा पूर्वी यूरोप है, लेकिन इतनी कम मियाद में युद्ध की तैयारी चरणबद्ध है। पुतिन की रणनीति 2 चरणों में युद्ध को अंजाम देने की तैयारी रूसी फोर्स पूरी कर चुकी है। रूस का पूर्वी यूरोप के मुहाने पर युद्ध का मोर्चा एक साथ हाइब्रिड और मिलिट्री ऑपरेशन होगा। यूक्रेन के खिलाफ बारूदी अभियान में रूस ने निर्णायक मोर्चा खोल दिया है और ये फैसला एक ऐसी तय मियाद के लिए हुआ है जिसमें रूस के लिए जीतना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो मियाद खत्म होते ही या तो युद्ध का ऐसा विस्तार होगा जो महाविनाश की अग्नि में पूरी दुनिया को झुलसा देगा, और इस मियाद का केंद्र है अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट ट्रंप। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को पूरा भरोसा है कि ट्रंप की भूमिका युद्ध के अंत और शांति स्थापना में होगी, लेकिन उनके सत्तासीन होने के बाद युद्ध की दिशा क्या होगी ये किसी को नहीं पता। इसलिए पुतिन ने अपनी रणनीति में सभी पक्षों का समावेश करके नए युद्ध अभियान की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं।
रूस ने कुर्स्क से लेकर कीव तक बारूदी अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान का मकसद कुर्स्क की आजादी और कीव पर कब्जा है, लेकिन इस अभियान में खलल बने पूर्वी यूरोपियन कॉरिडोर के खिलाफ भी पुतिन ने बारूदी मिशन शुरू कर दिया है। और इस मिशन में टारगेट अमेरिका के वो ठिकाने हैं जो यूरोप का कवच बने हुए हैं। इसके अलावा यूरोप से खड़े होने वाले एक और संकट का अंत भी इसी अभियान में शामिल है। हम आपको अमेरिका के उन ठिकानों की पूरी जानकारी भी देंगे जिन पर रूस की निगाह जमी हुई है, लेकिन उससे पहले यूरोप से खड़े होने वाले भविष्य के संकट को कुचलने के लिए पुतिन की तैयारी का एक नया मोर्चा देख लीजिए। इस मोर्चे में टारगेट है मोल्दोवा, वही मोल्दोवा जिसके पूर्वी हिस्से के ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र पर रूस का प्रभुत्व है, जहां सोवियत काल का रूसी बेस आज भी एक्टिव है। और इस बेस में रूस के कौन से घातक हथियार हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। ये वो केंद्र हैं जहां से यूरोप की तरफ बढ़ने में रूसी फोर्स को रोकने वाला भी कोई नहीं है। और इस बेस के एक्टिवेट होने का कारण बनेगा वो गैस सप्लाई लाइन जिसे यूक्रेन ने ठप किया है। और यहां से जो ऑपरेशन शुरू होगा उसे अगले ही कुछ दिनों में कई स्तर पर विस्तार देने की भी रणनीति है। पहला स्तर है हाइब्रिड युद्ध, जिसमें पूर्वी यूरोप के देशों को ऊर्जा संकट में धकेला जाएगा। पूर्वी यूरोप के सी बेड केबल काटे जा सकते हैं। इंटरनेट सिस्टम को भी रूस ध्वस्त कर सकता है। यानी फिनलैंड जैसा संकट पूर्वी यूरोप के कई देशों के लिए उभर सकता है। यानी अपनी सुविधा को बरकरार रखने और युद्ध करने के दो विकल्पों में से ये देश सिर्फ एक ही चुन पाएंगे और रणनीति का दूसरा स्तर अपने आप विस्तार हासिल कर लेगा। इस स्तर का स्वरूप बृहद मिलिट्री ऑपरेशन है, जिसमें यूरोप के अमेरिकी ठिकानों पर नजर है। इन निगहबानी के लिए रूस के जासूस एक्टिव हैं, तो वहीं ट्रांसनिस्ट्रिया से दो मोर्चे पर बारूदी अभियान शुरू होगा। जंग के इस विस्तार की रूपरेखा भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले रूस की विध्वंसक रणनीति के दोनों मोर्चों की तस्वीर समझ लीजिए। बात यूरोप में नेटो और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर रूस की पैनी निगाह की करें तो रूसी एजेंट्स कई देशों में एक्टिव हैं। इसमें पहला है तुर्की, जहां पर नेटो का एक अहम बेस है जिसमें अमेरिका के घातक लड़ाकू विमान तैनात हैं। दूसरा है रोमानिया, यहां पर अमेरिकन इन्फेंट्री का बेस है और इस पर रूस की नजर सबसे ज्यादा है। पोलैंड में 3 अलग अलग बेसेस हैं। इनमें एक एयर बेस है, एक आर्मर्ड बेस है और एक इन्फेंट्री बेस है, और इन तीनों बेसेस की जासूसी हो रही है। ऐसा ही एक बेस है कोसोवो में, जो कि नेटो के अलग अलग बैटल ग्रुप्स का संयुक्त बेस है। इटली में भी नेटो के बैनर तले अमेरिका ने अपना एयरबेस और इन्फेंट्री बेस को तैयार किया, जो रूसी सर्विलांस पर है। इसके अलावा जर्मनी में अमेरिका के 3 स्ट्राइकर बेस हैं, 2 आर्मर्ड बेस हैं और 2 एयर बेस हैं, जिन पर रूस की नजर है। बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर होने की वजह से अमेरिका ने यहां पर प्रमुख आर्मर्ड बेस बनाया है, लेकिन वो भी रूस के टारगेट पर है। जबकि ब्रिटेन में अमेरिका के 2 एयरबेस हैं, जो इस समय रूसी एजेंट्स के निशाने पर है, और ये निगहबानी हो रही है पुतिन के मिशन यूरोप के तहत, जिसमें ट्रांसनिस्ट्रिया से बारूदी मोर्चा खुलेगा और सबसे पहले टारगेट बनेगा मोल्डोवा। इसी फ्रंट से रूस ओडेसा के मोर्चे पर भी बारूदी अभियान जारी रख सकता है, और यह संभव होगा अमेरिकी गतिविधियों को रोककर, जिसे रूसी एजेंट्स अंजाम दे रहे हैं। इस जंग के यूरोप में विस्तार के लिए पहला टारगेट मोल्दोवा है, और इसका प्रमाण यूरोप के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रूसी जासूसों की नजर है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोल्दोवा गणराज्य की रोमानिया से करीबी है, और इसी करीबी ने मोल्दोवा को अमेरिका के करीब लाया है, जिसमें मोल्दोवा और अमेरिका ने अपने हित के लिए द्विपक्षीय सैन्य समझौता किया है, जिसके तहत मोल्दोवा के विकास में अमेरिकी सेना मदद कर रही है। हालांकि अमेरिकी सेना का मोल्दोवा में कोई बेस नहीं है, लेकिन जिन बेस से अमेरिकी मदद मोल्दोवा तक पहुंच सकती है, उन्हें पहले ही निगाहबंद किया जा चुका है। इसलिए युद्ध विशेषज्ञ भी रूसी प्रभुत्व वाले ट्रांसनिस्ट्रिया से मोल्दोवा और ओडेसा के लिए बढ़ते खतरे पर अलार्म दे रहे हैं। फ्रांसीसी वायुसेना के कर्नल रेजिस शैमगने के मुताबिक रूस के पास ट्रांसनिस्ट्रिया में एक मजबूत सैन्य ढांचा है। रूसी फोर्स ट्रांसनिस्ट्रिया से नोवोरोसिया क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकती है।
और ये सैन्य अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूस लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। रूस के लिए शांति जरूरत है, लेकिन युद्ध विराम गैर जरूरी है। इसका साफ मतलब है कि ट्रांसनिस्ट्रिया के मोर्चे से रूसी फोर्स यूरोप की दिशा में आगे बढ़ने से नहीं चूकेगी। यानी युद्ध अभियान इसी दिशा से शुरू होने जा रहा है और इस अभियान को मजबूती दे रहे हैं रूस के जासूस, जिनकी नजर अमेरिका और नेटो के बेस पर है, ताकि मोल्दोवा को टारगेट करने पर किसी भी तरह की विपत्ति से निपटा जा सके। नेटो की सप्लाई लाइन ही ध्वस्त कर दी जाए, और ये मौजूदा हालात पर कोई आकलन नहीं है, बल्कि ये प्रमाणित तथ्य है। जर्मनी में रूस के 3 जासूसों की पहचान का दावा हुआ है। जासूसों की पहचान जर्मन रूस नागरिकों के रूप में हुई है। इनमें एक एजेंट खुफिया युद्ध में माहिर बताया जा रहा है, वहीं दूसरे एजेंट खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर हैं। और यूरोप में एक्टिव रूसी जासूसों की टुकड़ी की खासियत यह बताई गई है कि वो नेटो और अमेरिका के ठिकानों पर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, जिससे रूस के टारगेट पर आने वाले देशों तक नेटो और अमेरिका की सप्लाई ठप हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से अहम खबर, पॉक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना का हमला, रूसी सेना के कई वाहन हमले में नष्ट हुए, हथियार गोदाम और तेल भंडार भस्म कर दिया गया। पहले हमास पर ताबड़तोड़ प्रहार हुआ तो ईरान ने हिजबुल्लाह से इजराइल पर हमले करवाए, लेकिन अब लेबनान में सीज फायर है। हिजबुल्लाह बेदम हो चुका था। अब सीरिया का रूट भी बंद है। ईरान के पास अब सिर्फ हूती की ताकत है, लेकिन हूती का गढ़ यमन इजराइल से बहुत दूर है। ऐसे में ईरान फिर से सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिका को डर है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बाद इन्हें प्रॉक्सीज को भी दे सकता है, इसलिए अमेरिका ईरान के परमाणु मिशन को रोकने के लिए हमले की तैयारी कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए अमेरिका ने दिए हथियार। लेबनान और गाजा अमेरिकी बारूद से खंडहर बना। सीरिया में प्रॉक्सी को पालने वाली सरकार ही खत्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन मिडिल ईस्ट अभी भी अधूरा है, जिसे बाइडेन जाते जाते पूरा कर सकते हैं। इजराइल की मदद से अमेरिका ने अरब में ईरान के 2 प्रॉक्सी संगठनों को बेहद कमजोर बना दिया। लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब ईरान की सबसे बड़ी ताकत है हूती। हूती लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को ताकतवर बनाने की कोशिश जारी है। ईरान हूती से यूएस इजराइल दोनों को चुनौती दे रहा है। नए साल में इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट के शेष बची योजना को पूरा करने में जुट गए हैं। लेकिन बाइडेन के पास वक्त बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने पिछले दिनों बैठक बुलाई। ईरान के परमाणु मिशन की समीक्षा हुई। ईरान पर सीधा प्रहार करने पर विचार हुआ। ईरान पर बाइडेन ने सलाहकारों से राय ली। विशेषज्ञों के मुताबिक बाइडेन अपने मिशन को पूरा करने के लिए ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी का आदेश दे सकते हैं। इजराइल ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया था। इस हमले के जरिए अमेरिका ने ईरान की ताकत और डिफेंस को परखा था। ईरान से इजराइल पर बड़े हमले का खतरा था। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी की थी। इजराइल को बचाने के साथ जवाब देने की तैयारी थी। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना बाइडेन के एक आदेश पर ईरान पर हमले कर सकती है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने और सीक्रेट हथियार ठिकानों का पूरा ब्यौरा अमेरिका और इजराइल के पास है। यानी टारगेट तय हैं और उन पर हमला करने के तरीके भी पहले से तय हैं।
इंतजार सिर्फ बाइडेन के आदेश का है। अमेरिका को लग रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों के कमजोर पड़ने से ईरान हताश है। सीरिया की वजह से रूस भी नई नीति बना रहा है। रूस ईरान अमेरिका पर दबाव के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान रूस की मदद से एटम बम बनाने का ऐलान कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायल को यमन में हूती के संपूर्ण विनाश की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि अमेरिका ईरान में खुद कमान संभाल सकता है। ईरान को लेकर ट्रंप की जो नीति रही है उसे अभी से शुरू कराने के लिए भी बाइडेन सत्ता छोड़ने से पहले ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। हालांकि ईरान के परमाणु और हथियार ठिकाने अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला आसान नहीं है। ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन के लिए जिन 2 ठिकानों पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है वो दोनों प्लांट जमीन के नीचे है। ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट और नातांज न्यूक्लियर सेंटर भी पहाड़ के नीचे है, जहां पर कंक्रीट की दीवार मौजूद है। ये ठिकाने जमीन से कई मीटर नीचे, इसलिए इन्हें मामूली बम से तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन को रखने के लिए भी अंडरग्राउंड गोदाम बनाया हुआ है। इन ठिकानों पर पहाड़ का मजबूत कवच है, इस पर धमाके बेअसर होते हैं। इनकी एंट्री पर हमला मुमकिन है, लेकिन ये धमाका झेलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यहां पर कंक्रीट की दीवार बहुत मजबूत है। ईरान के पास एयर डिफेंस का मजबूत कवच भी मौजूद है। ईरान में तेहरान, इस्फहान और फारस की खाड़ी में एयर डिफेंस तैनात किया गया। ईरान के परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसियों की पहुंच जरूर उन ठिकानों तक है, लेकिन इजरायल के पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो पहाड़ों को भेद कर हमला कर सके। ईरान के इन पहाड़ों को भेदने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बम की जरूरत है। अमेरिकी GBU-57A-B बम ईरानी पहाड़ों को भेद सकते हैं। अमेरिका का यह बम जमीन के भीतर कई मीटर नीचे जा सकता है। पत्थर और मजबूत कंक्रीट के दीवारों को भेदने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिकी बम को ड्रॉप करने के लिए भी इजरायल को अमेरिकी बॉम्बर की मदद लेनी होगी। अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही GBU-57 बम से हमला किया जा सकता है। दूसरी तरफ यमन भी इजरायल से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए अमेरिका अरब में ईरान को बेदम बनाने के लिए खुद अभियान छेड़ सकता है। अमेरिका की फिक्र हूती ने भी बढ़ा दी है। हूती हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान ने हूती को हाइपरसोनिक मिसाइलें दी हैं। अमेरिका को डर है कि ईरान परमाणु हथियार भी प्रॉक्सी संगठनों को दे सकता है। अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के बाद प्रॉक्सी संगठनों के जरिए परमाणु युद्ध की शुरुआत करवा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी जो दुनिया भर के देशों की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, उस IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी कहा था कि ईरान ने 10 से 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ऐसे में अब अमेरिका और देर नहीं करना चाहता। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला को फिर से ताकतवर बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। हिजबुल्ला को बहुत बड़ा फंड ईरान की तरफ से भेजा जा रहा है। हूती लगातार हमले करके साबित कर रहा है कि इजरायल और अमेरिका प्रॉक्सी से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए 2025 की रणनीति यही हो सकती है कि इजरायल हूती को खत्म करे और अमेरिका प्रॉक्सी संगठनों के सबसे बड़े आका ईरान को कमजोर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब रूस यूक्रेन युद्ध में एनर्जी सिक्योरिटी का एंगल बहुत बड़ा होता जा रहा है। 1 जनवरी को रूस यूक्रेन का गैस ट्रांजिट करार खत्म हो गया और यूरोप के कई देशों को 4 गुना महंगी गैस खरीदने के लिए अब मजबूर होना पड़ रहा है। रूस ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 किरदार हैं, अमेरिका और EU।
इस कदम से अमेरिकी लाभ का गणित जुड़ा है और ईयू महंगी गैस खरीदेगा, यानी कि अमेरिका हितधारक है और ईयू पीड़ित है। यूरोपीय देशों में महंगाई बढ़ रही है, उद्योगों पर असर पड़ रहा है और इससे अशांति भी बढ़ने का खतरा है। यूरोप के सैन्य एक्सपर्ट्स का दावा है कि ऊर्जा संकट से नाटो और ईयू दोनों सोवियत संघ की तरह खंड खंड हो सकते हैं। जंग रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी, लेकिन उसमें शामिल हुआ अमेरिका। $62 बिलियन से ज्यादा अकेले अमेरिका ने युद्ध में लगा दिए। इतने बड़े खर्च की वजह है यूरोप से जुड़े अमेरिका के हित और उसके लाभ का गणित। अमेरिका रूस को यूक्रेन के साथ जंग में उलझाकर अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस को सैन्य तौर पर कमजोर करना चाहता है। इसके साथ ही यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। रूस की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर उसे दशकों पीछे ढकेलना चाहता है। इसके साथ ही यूरोप से अपने लिए मुनाफा कमाना चाहता है। करीब 3 साल की जंग के बाद अमेरिका अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ चुका है। 1 जनवरी की सुबह यूक्रेन की नाफ्टा गैस और रूसी गैसप्रॉम के बीच गैस ट्रांजिट करार खत्म हुआ और गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन के वाल्व बंद कर दिए गए। अंत तक रूस की कोशिश रही कि किसी भी तरह सप्लाई लाइन को बहाल रखा जाए, लेकिन यूक्रेन नहीं माना। यूक्रेन को रूस से ट्रांजिट फीस के तौर पर $100 करोड़ सालाना मिलते थे। यह रकम 8,580 करोड़ रुपए होती है। युद्ध के दौरान रूस ने लगातार ट्रांजिट फीस का भुगतान किया, लेकिन 5 साल का करार खत्म होते ही यूक्रेन ने ट्रांजिट करार रिन्यू करने से इनकार कर दिया। इस रणनीति के पीछे अमेरिका है। अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने ट्रांजिट करार रिन्यू नहीं किया। इस गैस पाइपलाइन के बंद होने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 जनवरी को बयान जारी किया और इससे अमेरिका के लाभ का गणित समझा जा सकता है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूरोप में ऊर्जा संकट का प्रायोजक अमेरिका है। अमेरिका इस संकट का हितधारक है और ईयू पीड़ित पक्ष। रूसी गैस की सप्लाई बंद होते ही पूर्वी यूरोप के कई देशों में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। मोल्दोवा में 60 दिन का ऊर्जा आपातकाल लागू कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की गैस आपूर्ति घटा दी गई है। स्लोवाकिया में बिजली के दाम बढ़ गए हैं। गैस आयात पर 8,800 करोड़ खर्च करने होंगे। ऑस्ट्रिया को 4 गुना महंगी गैस खरीदनी होगी। ट्रांसनिस्ट्रिया में उद्योगों को गैस आपूर्ति बंद करनी पड़ी है। पाइपलाइन से सप्लाई होने की वजह से इन देशों को गैस बहुत सस्ते दाम पर मिलती रही, लेकिन अमेरिका, कतर और नॉर्वे से शिपिंग के जरिए आने वाली गैस बहुत महंगी है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में विस्फोट के बाद यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी पर ऊर्जा संकट आया था और उसे मजबूरी में अमेरिका से गैस खरीदनी पड़ी थी। – 2022 के बाद से यूरोप ने स्वेच्छा से रूसी गैस खरीद घटाई, लेकिन अमेरिका ने पूरे यूरोप के सामने ऐसे हालात बना दिए कि वो सस्ती रूसी गैस चाहकर भी नहीं खरीद सकता। अब 2022 के बाद के आंकड़े अमेरिका के लाभ का गणित समझने के लिए काफी है। 2018 से 2021 तक अमेरिका 1,50 लाख टन एलएनजी यूरोप को बेचता था। 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 5,50 लाख टन हो गया। सितंबर 2024 तक अमेरिका ने यूरोप को 5,70 लाख मिलियन टन एलएनजी बेची है। रूसी गैस आपूर्ति के लिए बाल्कन स्ट्रीम लाइन ही बची है और इससे अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से आपूर्ति हो रही है। यानी यूरोप को जितनी गैस चाहिए अब अमेरिका, कतर या नॉर्वे से ही मिलेगी। इससे अमेरिका को और ज्यादा मुनाफा होगा। अमेरिका की इस रणनीति से ईयू और नेटो में दरार पड़ने लगी है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने इस पर ऐतराज जताया है। रॉबर्ट फीको ने कहा है कि हाथियों की जंग में घास रौंदी जा रही है। इससे रूस का नहीं, ईयू का नुकसान होगा। रॉबर्ट फीको ने कहा है कि स्लोवाकिया में रहने वाले यूक्रेनी शरणार्थियों को बिजली, गैस नहीं दी जाएगी। जर्मनी की सांसद सेविम डैगडेलेन ने कहा है कि यूक्रेन को कैश और हथियार भेजने बंद किए जाएं। जर्मनी को नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन दोबारा शुरू करनी चाहिए।
2022 से पहले तक जर्मनी यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा था, ग्रोथ रेट में उछाल था, संतुलित बजट था। लेकिन 2022 के बाद से जर्मन अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ गई और उसकी 3 वजह हैं। जर्मनी ने परमाणु ऊर्जा प्लांट बंद करने शुरू किए, अक्षय ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाया, 2022 से रूसी गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। अब जर्मन उद्योग क्षेत्र में रूसी गैस की मांग हो रही है। अमेरिकी नीतियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय रक्षा विशेषज्ञों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन की जंग में यूरोप के हित नष्ट हो रहे हैं। अमेरिका की नीतियां यूरोप के लिए संकट बन रही हैं। यूरोप आर्थिक अंधड़ में फंसता जा रहा है, ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अगर शांति स्थापना से हालात नहीं सुधारे गए तो नेटो और ईयू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अमेरिका यूरोप में अपने हितों के लिए वर्चस्व बढ़ा रहा है, उसके हित सध भी रहे हैं। जैसा मारिया ज़खारोवा ने कहा है, वही हो रहा है। यूरोप पीड़ित है और दंड भोग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।